चलिए आज लुबेल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एल्को लोको में यानी कि WDM-2 एंड WDM-3 सीरीज़ लोकोमोटिव में जो लुबेल सिस्टम यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद लुबेल सिस्टम अडॉप्ट करने का पर्पस क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम जो कि पहले दे चुका हूँ, और मेन ब्लॉक डायग्राम में कैसे कैसे लुबेल सर्कुलेट करता है इसके विषय में बात करेंगे। इसके बाद हमारा फेलियर जो कि लुबेल सिस्टम की वजह से फेलियर होता है इंजन में, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं और उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन किए जाते हैं उसके विषय में बात करेंगे। और सबसे आखिरी में हमारा लुबेल कंजम्पशन कैसे मिनिमाइज रखा जा सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लुबेल हमारा बहुत ही कॉस्टली आइटम है जिसका कंजम्पशन मिनिमाइज करने की आवश्यकता होती है और ये हमारा मेन एस्पेक्ट रहता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा लुबेल सिस्टम जो है डीजल इंजन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अगर ये सिस्टम फेल होता है तो हमारा पूरा इंजन सीज हो सकता है या कंडम हो सकता है, जिसकी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर लुबेल सिस्टम फेल होता भी है तो सबसे पहले हमारी क्रैंकशाफ्ट पे ही इफेक्ट आता है, उसकी मेन बेरिंग सीज कर जाती है जो कि हैवी लोडेड आइटम है। इसलिए लुबेल सिस्टम के फेल होने की संभावनाएं ना के बराबर रखी जाती हैं और लुबेल सिस्टम बहुत ही प्रॉम्प्टली मेंटेन किया जाता है। जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा, लुब्रिकेशन का मतलब होता है दो मेटिंग सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन ऑयल की पतली सतह या फिल्म को तैयार करना, जिससे कि दोनों सरफेसेस अलग अलग रहते हुए एक दूसरे पर रोल आउट या स्टेप आउट कर सकें, जिससे कि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो और वियर एंड टियर मिनिमम हो। वही सेम थ्योरी हमारे इंजन में भी अडॉप्ट की जाती है। जो इसके मेन पर्पस हैं, पहला काम तो अपने आप में ही है कि लुब्रिकेट करना, दूसरा काम है ठंडा करना। हमारी बेरिंग्स को, हमारे पिस्टन्स को लुब्रिकेशन करने के साथ साथ ये सिस्टम हीट को भी एब्जॉर्ब करके सम तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारे वो पर्टिकुलर पार्ट्स ठंडे हो जाते हैं। साथ ही साथ लुब्रिकेशन कोरोजन से बचाता है, रस्ट से बचाता है, सरफेस को डैमेज होने और वियर होने से भी बचाता है। इसके साथ साथ जिस समय लुब्रिकेशन ऑयल हमारे पार्ट्स के बीच में जाता है, ख़ासतौर से हमारे कंबशन चैम्बर में जाता है, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन के साथ साथ क्लीनिंग का भी काम करता है और कार्बन फ्री उस एटमॉस्फेयर को करता है, जैसे कि कार्बन डिपोजिशन कम होता है और डिकार्बनाइजेशन की समस्या से छुटकारा मिलता है। तो अगर हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम पूरा मेंटेन चल रहा है तो हमारा कार्बन फ्री इंजन रहेगा, क्योंकि कार्बन अपने आप में एक एब्रेसिव का काम करता है और अगर कार्बन कहीं पे डिपॉजिट होने लग जाए तो इंजन की एफिशिएंसी कम होगी, साथ में वियर एंड टियर भी बढ़ेंगे। लुबेल सिस्टम का जो फंक्शन है वो ये है कि सबसे पहला काम कि जो लुब्रिकेशन ऑयल हमारे लुबेल सिस्टम में प्रोवाइड किया जा रहा है उस लुब्रिकेशन ऑयल की क्वालिटी मेंटेन रखी जाए, क्योंकि अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ डिटोरिएट करेगा तो लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी भी खराब होगी और हमारे इंजन को नुकसान होगा। दूसरा, पर्टिकुलर जगह पे जितना करेक्ट क्वांटिटी में तेल पहुंचना चाहिए, लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचना चाहिए, वो पहुंचना भी आवश्यक है। और साथ ही साथ उस प्रेशर पे जितना की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रेशर डिटोरिएट होगा तो लुब्रिकेशन ऑयल ना तो उस क्वांटिटी में पहुंचेगा, ना ही उतना लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर पाएगा, खासतौर से हमारे इंजन में, क्योंकि बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स हैं जहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल एक ही समय में हर जगह पे लुब्रिकेट करता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है दैट इज़ लुब ऑयल पंप, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप। ये हमारे फ्री एंड पे
इंजन राइट साइड में लगा होता है। पहले भी आपको कंपोनेंट में दिखाया था, इंजन ब्लॉक और इंजन ब्लॉक पे दिखाया था। तो हमारे फ्री एंड पे इंजन राइट साइड में लगा हुआ है और ये गियर ड्रिवन है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट पे जो गियर लगा होता है एक्सटेंशन शाफ्ट के ऊपर, उसके ड्राइव से लेकर के ये लुब्रिकेशन पंप चलता है। दूसरी चीज़, ये गियर टाइप लुब्रिकेशन पंप है जिसका डिस्चार्ज नियर अबाउट 14 लीटर पर मिनट होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो भी करीब 13 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है अगर नया पंप है तो। इसके बाद जो हमारा होता है वो होते हैं हमारे दो वाल्व। पहला होता है रिलीफ वाल्व और दूसरा होता है रेगुलेटिंग वाल्व। हमारे जैसे फ्यूल सिस्टम में दोनों वाल्व लगे होते हैं, वैसे ही हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम में भी दोनों वाल्व लगे होते हैं। रिलीफ वाल्व की सेटिंग यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रही है। इसका भी काम वैसा ही है जैसा कि हमारे फ्यूल सिस्टम में था कि लुब्रिकेशन पंप जो प्रेशर बना रहा है वो नेचुरल है कि ज़्यादा है, उस प्रेशर को डिटोरेट करके जो प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है उस प्रेशर सेटिंग पे ये तेल को आगे जाने देता है और बकाया प्रेशर को रिलीज़ करके वापस सम्प में भेज देता है। यही इसका काम है। और ये स्प्रिंग लोडेड होता है, सीट इसकी स्प्रिंग लोडेड होती है जो कि एक टेस्ट बेंच पे कैलिब्रेट की जाती है और जो डिज़ायर्ड प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर एक प्रेशर दिखाई दे रहा है जबकि हमारा रिलीफ वाल्व दो अलग अलग सेटिंग में तैयार किए जाते हैं। हमारे एल्को इंजन में पहले केवल एल्युमिनियम पिस्टन यूज होते थे और उस समय जो हमारा रिलीफ वाल्व सेट होता था वो 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ही सेट किया जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे हार्स पावर बढ़ी और बाद में हमारे पास जो इंजन डेवलप किए गए उसमें स्टील कैप पिस्टन का यूज़ करने लगे। तो जिस जिस इंजन में स्टील कैप टाइप पिस्टन यूज़ होते हैं वहाँ पर हमारा रिलीफ वाल्व 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर सेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम पिस्टन के साथ 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि स्टील का पिस्टन के साथ 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे रिलीफ वाल्व को सेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लुब्रिकेशन फिल्टर हाउसिंग या लुब्रिकेशन फिल्टर टैंक। ये एक्चुअली हमारा जो है रेडिएटर रूम में दरवाजे के सामने ही लगा होता है और इसका काम है लुब्रिकेटिंग ऑयल को या लुब्रिकेशन ऑयल को साफ़ करना, क्लीन करना। तो जो हमारे कन्वेंशनल लुब्रिकेशन फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो था पेपर फिल्टर के सहारे से। जो हमारा टैंक होता था वो करीब 200 लीटर का होता था जिसमें कि 8 पेपर फिल्टर लगाए जाते थे और जिनकी जो टाइम लिमिट थी वो 180 दिन मैक्सिमम थी। जो बाद में मॉडिफाइड करके बनाए गए, उससे पहले केवल 90 दिन थी, उससे पहले 60 दिन थी, इस तरीके से बनाए गए, लेकिन आखिरी में जो था वो 90 दिन था। तो इसमें 8 पेपर फिल्टर लगे होते हैं जिसके सहारे से हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है साफ़ करके आगे सिस्टम में भेजा जाता है। आज की डेट पे जो फ़िल्टर हाउसिंग है वो मोटी फ़िल्टर भी लग रहे हैं जो कि नायलॉन बेस्ड फ़िल्टर सिस्टम पे काम करते हैं, जिसमें एक सर्वो मोटर भी लगी होती है जो लुब्रिकेशन के प्रेशर से ही मूव करती है और उसी शाफ्ट पे पूरे 60 डिस्क लगी होती हैं मोटी फ़िल्टर में जो कि सर्कुलेट होती हैं, घुमाती हैं और तेल को सेपरेशन में ले जाती हैं। सेपरेशन का मतलब जो साफ़ तेल है वो आगे सिस्टम में चला जाएगा और जो गंदा तेल है वो एक पाइप के द्वारा वापस एक लुब्रिकेशन सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें भेज दिया जाता है। लुब्रिकेशन सेंट्रीफ्यूज भी क्या करता है कि उसी तेल के प्रेशर को यूटिलाइज़ करता है और रोटेट करना शुरू करता है, हाई स्पिन ऑन चला जाता है। और आप जानते हैं लुब्रिकेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घुमाई जाती है तो अपने सेंटर से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, तो उसी फोर्स का प्रयोग इस सेंट्रीफ्यूज में किया जाता है और हमारा तेल के जो हैवी पार्टिकल्स हैं यानी कि डस्ट या कार्बन कंटेंट्स एंड सो ऑन वो सारे उस सेंट्रीफ्यूज की वाल पे चिपकते चले जाते हैं और हमारा फिल्टर वो इस तरीके से लुब्रिकेशन को साफ़ करता है और इस साफ़ किए हुए तेल को वापस सम्प में भेज जाता है। तो ये मोटी फिल्टर अगर लगा हुआ है तो उसके साथ सेंट्रीफ्यूज बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी तक मोटी फिल्टर काम करता रहेगा जब तक कि सेंट्रीफ्यूज अपना प्रॉपर वर्क करता रहेगा। और ये जो सेंट्रीफ्यूज में जो आपका सेगमेंट इकट्ठा हो रहा है सेडिमेंटेशन, ये इसकी वाल पे चिपक जाता है जो हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली शेड्यूल में या 4 महीने में इसको निकाल लिया जाता है और उसके बाद साफ़ करके वापस लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से
विदाउट कंज्यूमिंग द टाइम एंड विदाउट कंज्यूमिंग द फिल्टर्स, यानी कि फ़िल्टर का कंजम्पशन किए बगैर और मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट के साथ हम तेल की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और इससे हमारी बहुत सारी बचत होती है। ये हमारा मॉडर्न फिनोमेना है जिसके आधार पे आजकल लुब्रिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें कि कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है जिसमें कि 8 पेपर फिल्टर लगे हुए हैं जो 180 दिन बाद खोलने ही पड़ते हैं। मॉडी फिल्टर में एक और खासियत यह है कि 2 साल तक इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। ईयरली टू ईयरली यानी M24 शेड्यूल में ही इसका खोल करके साफ़ किया जाता है, उसके पहले इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बीच में शेड्यूल्स के दौरान सिस्टम को मेंटेन करते चले आ रहे हैं, यानी कि हम सेंट्रीफ्यूज को लगातार साफ़ करते चले आ रहे हैं, तो हमें हमारा फ़िल्टर चोक नहीं होता है और हमें उसको खोलने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा सिस्टम बड़े आराम से काम करता रहता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल फ़िल्टर है, कन्वेंशनल फ़िल्टर को जब भी हम 8 फ़िल्टर बदलते हैं तो उसमें नियर अबाउट 50 से 60 लीटर लोबाइल मिनिमम वेस्ट होता है। साथ ही साथ नियर अबाउट 3 से 2.5 से 3 घंटे भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि एक बार टैंक खाली होगा, टैंक खाली होने के बाद वापस फ़िल्टर निकाले जाएंगे, दूसरे फ़िल्टर डाले जाएंगे, उसके बाद लगाया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में 2 से 2.5 घंटा मिनिमम जाता है और ये टाइम वेस्टेज और मनी वेस्टेज दोनों करता है, जिसकी वजह से मॉडी फिल्टर का क्राइटेरिया या फिनोमेना अडॉप्ट किया गया और जो आज की डेट में बहुत सक्सेस है। एनीवे, जब क्लासेस होंगी तब इस विषय में डिटेल में बात करेंगे। अब जो कन्वेंशनल फ़िल्टर हाउसिंग है उसमें जब फ़िल्टर है तो फ़िल्टर नेचुरल है कि जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो धीमे धीमे क्लॉगिंग होना शुरू होगी, यानी फ़िल्टर चोक होना शुरू होंगे। तो नेचुरल है कि इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर में एक डिफरेंस क्रिएट होगा और अगर इस पर चेक नहीं लगाया जाए तो नेचुरल है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें पता ही ना चले, बैक प्रेशर क्रिएट हो जाए और आगे सिस्टम में उतना प्रेशर ना पहुंचे जो कि रिक्वायर्ड है और हमारा इंजन सीज हो जाए या इंजन में डैमेजेस हो जाए। तो उसको बचाने के लिए फ़िल्टर हाउसिंग के अक्रॉस एक हम बाईपास वाल्व भी लगाते हैं। बाईपास वाल्व का काम है कि ये 1.4 kg/m² डिफरेंशियल प्रेशर पर सेट होता है, यानी कि इनलेट का प्रेशर और आउटलेट के प्रेशर में जब भी 1.4 kg/m² का डिफरेंस क्रिएट होगा, ये बाईपास वाल्व उठ जाएगा और इनलेट वाले तेल को डायरेक्ट सप्लाई कर देगा पर्टिकुलर टाइम के लिए आगे सिस्टम में जाने के लिए, जिससे कि सिस्टम डैमेज ना हो, यानी कि इतने समय में वो अनफिल्टर्ड तेल भी भेज देगा। ये केवल इसलिए है कि थोड़ा सा गंदा तेल जाएगा तो कम से कम इंजन डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर तेल ही नहीं जाएगा तो इंजन डैमेज हो जाएगा और इस कंडीशन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बाईपास लगाते हैं। आज की डेट में ये भी लगना नियर अबाउट बंद हो चुका है। मैक्सिमम में मॉडी फिल्टर्स या मॉडिफाइड फिल्टर्स लग गए हैं। बहुत कम इंजन है जिसमें 180 डेज पेपर फिल्टर लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी टाइमली साफ़ कर लेते हैं और इस तरीके से साथ में हमने सेंट्रीफ्यूज भी लगाया हुआ है पैरेलल में, जिससे कि हमें उतनी दिक्कत नहीं आती है और ये नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी डिफरेंशियल प्रेशर गेज तो लगे हुए हैं जो हमको देखने पड़ते हैं। जो मॉडी फिल्टर्स हैं उनमें भी डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगे हुए हैं और वो भी ये शो करते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं, जिसको कि ड्राइवर को बार बार चेक करने की हिदायत दी जाती है। इसके बाद यही तेल हमारा आगे जाएगा लुबाइल कूलर में। लुबाइल कूलर भी पहले जो लगे हुए थे वो कन्वेंशनल लुबाइल कूलर थे। लुबाइल कूलर का काम है लुबाइल को लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा करना, क्योंकि नेचुरल है कि जब हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे इंजन को लुब्रिकेट करता हुआ नीचे आएगा, ठंडा करता हुआ आएगा, जैसा कि बताया हुआ है, तो नेचुरल है कि वो लुबाइल गर्म हो जाएगा, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी ठंडा करने की आवश्यकता है, जिसको कि वाटर कूलिंग सिस्टम के सहारे ही ठंडा किया जाता है। तो इसमें जो लुबाइल कूलर होता है उसमें पूरी हाउसिंग में तेल भरा रहता है और उसके बीच में पतली पतली ट्यूब्स होती हैं कॉपर की, जिनके अंदर से पानी सर्कुलेट कराया जाता है और इस तरीके से लुबाइल को ठंडा किया जाता है। तो ये है कन्वेंशनल लुबाइल कूलर। आज की डेट में जो लुबाइल कूलर्स हैं वो प्लेट टाइप लुबाइल कूलर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें अल्टरनेट प्लेट्स के बीच में पानी और लुबाइल बहता है और इसके विषय में भी जब डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है। इसके बाद जैसे फ्यूल सिस्टम में एक रेगुलेटिंग वाल्व होता है, वैसे यहाँ पे भी एक रेगुलेटिंग वाल्व है और यहाँ पे जो रेगुलेटिंग वाल्व की प्रेशर सेटिंग दिखाई है दैट इज 5.5 kg/cm²। तो हमारे जैसा मैंने आपको बताया कि रिलीफ वाल्व में 2 सेटिंग होती हैं, उसी तरीके से रेगुलेटिंग वाल्व में भी 2 सेटिंग होती हैं। तो एल्युमिनियम पिस्टन के लिए
रिलीफ वाल अगर हमारा 7.5 kg/m² पर सेट होता है तो हमारा रेगुलेटिंग वाल भी 5.5 kg/m² पर सेट किया जाता है। लेकिन अगर स्टील का पिस्टन है तो मैंने आपको बताया था कि रिलीफ वाल हमारा 9 kg/m² के प्रेशर पे सेट किया जाएगा। उस समय पे जो रेगुलेटिंग वाल लगा होगा वो भी 6 kg/m² के प्रेशर पे सेट होगा। ठीक, इसके बाद बात कर लीजिए लुबाइल स्टेनर की। तो लुबाइल स्टेनर माने होता है जाली। तो ये वायर मैश जाली होती है जो कि इस पूरे सिस्टम के बाद लुबाइल का फिल्ट्रेशन होना, लुबाइल का ठंडा होना, उसके बाद अब सिस्टम में तेल पहुंचना है लुब्रिकेशन के लिए, उससे पहले ये एक फाइनल क्रॉस चेक है। और ये हमारा इंजन लेफ़्ट साइड में फ्री एंड पे लगा होता है, इसमें दोबारा तेल पहुंचता है। और अगर इतने सिस्टम के बीच में अगर कहीं से कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं तो ये इनको रोक लेता है जिससे कि सिस्टम को डैमेज ना हो, और उसके बाद ये तेल को आगे जाने देता है। इसके बाद एक होता है ऑयल प्रेशर स्विच। आज की डेट में ऑयल प्रेशर स्विच का फिनोमेना ख़त्म हो गया है, ये पहले हुआ करता था। ऑयल प्रेशर स्विच जी गवर्नर के साथ लगा होता था, आज भी लगाते हैं और नियर अबाउट कम लगाते हैं। ऑयल प्रेशर स्विच हमारा ये इंजन कंपार्टमेंट पर लगा होता है। ऑयल प्रेशर स्विच का काम होता है इंजन को स्टार्ट करते समय अरेस्ट करना। तो जिस समय इंजन की क्रैंकिंग की जाती है तो ऑयल प्रेशर स्विच में भी ये तेल जाता रहता है। जिस समय हमारा प्रेशर 1.5 हो जाएगा, ऑयल प्रेशर स्विच उस समय पिकअप हो जाएगा और हमारे इंजन को स्टार्ट करने देगा। सेम एज इंजन चलती हुई दशा में अगर हमारा ऑयल प्रेशर 1.5 से नीचे चला जाएगा तो ये इंजन को शट डाउन कर देगा। वुडवर्ड गवर्नर और MCBG गवर्नर में ये फैसिलिटी अपने आप दी हुई है लो लुबाइल स्विच की, इसलिए अब ऑयल प्रेशर स्विच को बाईपास करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ एक प्रेशर गेज होता है जिसको लूब ऑयल प्रेशर गेज बोलते हैं। ये लूब ऑयल प्रेशर गेज जो है हमारा ड्राइवर कैबिन में लगा होता है, और जो सिस्टम में लूब ऑयल का प्रेशर होता है, यानी कि जो रेगुलेटिंग वाल्व हमारे प्रेशर को सेट करता है सिस्टम में, उसी प्रेशर को ये हमारे ड्राइवर को दिखाता है। और लूब ऑयल को रखने के लिए जैसा आपको बताया था क्रैंकेस होता है। क्रैंकेस यानी कि लूब ऑयल सम्प, जिसमें आज डेट में एनहेंस कैपेसिटी है वो 1260 लीटर है, यानी कि 1260 लीटर लूब ऑयल भरा रहता है। अब बात करें लूब ऑयल किस ग्रेड का है, तो ये RR 606 मल्टी ग्रेड ऑयल है जिसको कि आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले जो यूज़ करते थे वो RR 407 था, लेकिन आज की डेट में जो यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ RR 606। RR का मतलब होता है रेल रोड स्पेसिफिकेशन, और इसका और IOC स्पेसिफिकेशन बाद में दिया जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो हमारे रेल में सप्लाई होती है वो RR के नाम से ही होती है। तो इसको ध्यान कर लें कि हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ होता है वो RR 606 होता है। अब ये एक जो है डायग्राम है लूब ऑयल सिस्टम का, ध्यान से देखें। नीचे जो एक रेक्टेंगल दिखाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है लूब ऑयल सम्प। इस लूब ऑयल सम्प की कैपेसिटी 1260 लीटर है, जो कि हमारा क्रैंकेस होता है। जैसे ब्लॉक के नीचे हमने दिखाया था सम्प या क्रैंकेस, इसी पे इंजन राइट साइड में फ्री एंड पे जो है हमारा लूब ऑयल पंप लगा हुआ है। लूब ऑयल पंप का एक सिरा जो है अंदर जुड़ा रहता है सम्प के अंदर। सम्प के अंदर ही जो है हमारा आधी दूरी तक एक सक्शन पाइप पड़ा रहता है जाली के नीचे, जहाँ से ये तेल को खींचता है, और दूसरा सिरा जो है बाहर पाइप से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि प्रेशराइज तेल बाहर मिलता है, यानी कि 13-13.5 kg/m² का प्रेशर ये रिलीज़ करता है। अगर नया पंप है बाद में ड्यूरेट होगा तो कम होता जाएगा। अब सबसे पहले जब इंजन हमारा स्टार्ट होगा तभी हमारा पंप प्रेशर बना पाएगा, यानी कि इंजन स्टार्ट होने के बाद ही लूब ऑयल प्रेशर क्रिएट होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने इंजन स्टार्ट किया, लूब ऑयल पंप ने प्रेशर बनाना शुरू किया। सबसे पहले ये प्रेशर हमारा रिलीफ वाल्व में जाएगा, दैट इज़ रिलीफ वाल्व। 7.5 kg यहाँ लिखा हुआ है, जो कि 7.5 या 9 होगा, यानी कि अगर स्टील का पिस्टन होगा तो 9 kg का होगा। इसका काम भी वही है कि लूब ऑयल के एक्सेस प्रेशर को वापस सम्प में डॉटेड लाइन की तरह भेज देना, और जितने प्रेशर पे सेट है उतना प्रेशर को आगे जाने देना। आगे ये तेल सबसे पहले फ़िल्टर हाउसिंग में पहुँचेगा। फ़िल्टर हाउसिंग में ये तेल
फिल्टर द्वारा साफ़ किया जाएगा और उसके बाद ये तेल आगे जो है लुबाइल कूलर में जाएगा। साथ ही साथ इस फिल्टर हाउसिंग के अक्रॉस एक बाईपास वाल्व लगा हुआ है जो 1.4 kg या 20 psi के प्रेशर पर सेट है, यानी कि जब भी हमारा इनलेट और आउटलेट के प्रेशर में 20 psi या इससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो ये बाईपास वाल्व ऑपरेट हो जाएगा और बिना छना हुआ तेल आगे सिस्टम में प्रोवाइड पर्टिकुलर टाइम के लिए कर देगा। उसके बाद जैसे ही प्रेशर मेंटेन हो जाएगा फिर ये अपने को वापस अपनी पोजीशन में ले आएगा। तो ये छना हुआ तेल अब जाएगा हमारा जो है लुबाइल कूलर में। लुबाइल कूलर में ये तेल ठंडा होगा और तेल ठंडा होने के बाद अब पहुँचेगा रेगुलेटिंग वाल्व में। रेगुलेटिंग वाल्व का भी काम वही है कि जितने प्रेशर पर सेट है उतना प्रेशर ये आगे जाने देगा और बकाया प्रेशर को वापस सम्प को डॉटेड लाइन के द्वारा भेज देगा। जैसा हमने पहले बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा जो रेगुलेटिंग वाल्व है वो या तो 5.5 kg पर सेट होगा या 6 kg पर सेट होगा। तो जितना भी प्रेशर सेट होगा उतना ही प्रेशर का तेल आगे सिस्टम में जाएगा और ये सबसे पहले पहुँचेगा लुबाइल स्टेनर में, जो कि हमारा इंजन लेफ़्ट साइड में फ्री एंड पे लगा हुआ है और ये यहाँ पे दोबारा क्लीन होगा, यानी कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनको वहाँ पे वायर मेश जाली पे रोक लेगा। और इस स्टेनर से अब जो तेल पहुँचेगा वो सबसे पहले पहुँचेगा एक जंक्शन बॉक्स पे। जो छोटा सा दिखाया हुआ है जंक्शन बॉक्स लिखा नहीं है, इसको कहते हैं जंक्शन बॉक्स। इसी जंक्शन बॉक्स से एक लाइन चली जाएगी मेन हेडर में, एक लाइन चली जाएगी ओपीएस में और साथ ही साथ प्रेशर गेज में। यहीं से एक लाइन गवर्नर में भी जाती है जो इसमें नहीं दिखाई दे रही है। यहीं से एक लाइन चली जाएगी लेफ़्ट साइड सेकेंडरी हेडर पे और दूसरी लाइन चली जाएगी राइट साइड सेकेंडरी हेडर पे। तो और यहीं से एक लाइन चली जाएगी टर्बो सुपर चार्जर में भी। तो इतनी सारी लाइनें हैं, एक बार फिर बोल देता हूँ। जंक्शन बॉक्स से एक लाइन जाएगी आपकी ओपीएस में, लो ब्लड प्रेशर गेज में, एक लाइन जाएगी गवर्नर पे, एक लाइन जाएगी आपकी टर्बो सुपर चार्जर पे, एक लाइन जाएगी मेन हेडर पे जो कि आपका सम्प के अंदर ही लगा हुआ है इंजन लेफ़्ट साइड में जाली के नीचे, एक लाइन जाएगी लेफ़्ट साइड सेकेंडरी हेडर पे और एक लाइन जाएगी राइट साइड सेकेंडरी हेडर पे। अब हम एक एक लाइन को लेके चलते हैं। ये जो एक लाइन दिखाई दे रहा है ओपीएस के लिए, ये सिंपल एक कॉपर पाइप होता है जो कॉपर पाइप आपका गैलरी के थ्रू होता हुआ आपके ड्राइवर कैबिन में जाता है। उसी से ओपीएस और उसी से ऑयल प्रेशर गेज दोनों शो होते हैं। साथ ही साथ एक लाइन यहीं से नहीं दिखाई गई है जो कि राइट साइड में गवर्नर में चली जाती है, जो गवर्नर को लो ऑयल प्रेशर का सेंस कराती है, और एक लाइन सीधे मेन हेडर में चली जाती है। मेन हेडर जो होता है वो हमारा सम्प में लेफ़्ट साइड में लगा होता है और जाली के नीचे लगातार पूरी लंबाई में लगा होता है, जिससे कि हमारे एस पाइप निकलते हैं जो कि मेन बेरिंग को कनेक्ट होते हैं। उस मेन हेडर से एस पाइप के द्वारा मेन बेरिंग में तेल पहुंचता है। मेन बेरिंग से ही हमारा तेल जो है रिफिल होल के थ्रू हमारे कॉन रॉड बेरिंग में तेल पहुंचता है, कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बेरिंग पे तेल पहुंचता है। कनेक्टिंग रॉड बिग एंड को क्लीन करते हुए या लुब्रिकेट करते हुए रिफिल होल के थ्रू, कनेक्टिंग रॉड के रिफिल होल के थ्रू ये गजन पिन पे तेल पहुंचता है। गजन पिन से, यानी जिसको पिस्टन पिन बोला हुआ है, और गजन पिन से ये तेल वापस जो है पिस्टन क्राउन पे निकलता है, जो साइड पेरीफेरी पे जो आपके रिफिल होल बने होते हैं, और वहाँ से ये पिस्टन और सिलेंडर को लुब्रिकेट करते हुए स्क्रैपर रिंग के द्वारा वापस सम्प में आ जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ। मेन हेडर से एस पाइप के थ्रू मेन बेरिंग से रिफिल होल के थ्रू कॉन रॉड बेरिंग यानी कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बेरिंग पे, कनेक्टिंग रॉड बिग एंड बेरिंग से कनेक्टिंग रॉड के रिफिल होल के थ्रू पिस्टन पिन यानी कि गजन पिन पे, गजन पिन से पिस्टन ग्राउंड पे चारों तरफ रिफिल होल के द्वारा, और वहाँ से पिस्टन और सिलेंडर को लुब्रिकेट करते हुए वापस सम्प में। यहीं से एक लाइन वाइब्रेशन डैम्पर को भी जाती है, क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन डैम्पर को, जो क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन डैम्पर को अचीव करती है कि वो
वाइब्रेशन को डैम करने में मदद करे। अब बात करते हैं दूसरी लाइन। एक सेपरेट लाइन जाती है टर्बो सुपरचार्जर को, और टर्बो सुपरचार्जर से पहले भी एक टर्बो फिल्टर लगा होता है जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को दोबारा साफ करता है। ये भी एक पेपर फिल्टर होता है, क्योंकि टर्बो सुपरचार्जर हाईली बैलेंस पार्ट है। इसमें कोई भी पार्टिकल जाएगा तो बेरिंग को डैमेज करेगा, और नेचुरल है कि टरबाइन के रोटेशन में दिक्कत आ जाएगी और टर्बो फेल हो जाएगा। इसलिए इसको दोबारा रिक्लीन करने के लिए हम एक अलग से फिल्टर लगाते हैं, और वहाँ से भी ड्रेन पाइप के थ्रू वापस सम्प में चला जाएगा। जिस समय राइट साइड सेकेंडरी हेडर और लेफ्ट साइड सेकेंडरी हेडर में जाता है, उसी के बीच में कैमशाफ्ट बेरिंग को भी लुब्रिकेट करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर्स भी लगे होते हैं। तो वाइब्रेशन डैम्पर को भी तेल जाता है बीच में एक एक पाइप के द्वारा, जो कि यहाँ कैमशाफ्ट बेरिंग दिखाया गया है। एक लेफ्ट साइड में दिखाया है, एक राइट साइड में दिखाया है। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो सेकेंडरी हेडर में एक ही काम होना है। सेकेंडरी हेडर से तेल हर एक सिलेंडर पे, हर एक लोकेशन पे, यानी R1, R2, R3, R4, R6, राइट साइड में R8, 8 लोकेशन पे, प्रत्येक लोकेशन पे फ्यूल पंप लिफ्टर को, वाल मैकेनिज्म को, इन दोनों को लुब्रिकेट करेगा। स्टील पाइप्स लगे होते हैं। एक स्टील पाइप आपका FIP सपोर्ट में जाता है और वो फ्यूल पंप लिफ्टर को लुब्रिकेट करता है। वहीं दूसरा पाइप L पाइप के थ्रू सिलेंडर हेड में जाता है, और वो रोकर आर्म असेंबली यानी कि वाल लीवर मैकेनिज्म को लुब्रिकेट करेगा। और आखिरी में सेकेंडरी हेडर के आखिरी में कैम गियर नोजल, स्प्रे नोजल होती है जो हमारे कैम गियर को लुब्रिकेट करती है। तो जो राइट साइड में हो रहा है वही सेम लेफ्ट साइड में भी होगा, और आखिरी में ये सारा तेल हर जगह से इकट्ठा होकर के सम्प में पहुंच जाता है। तो ये हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है। एक बार फिर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछिएगा। इसी का एक डायग्राम है जिस पे साफ दिखाई देगा कि हमारा लिए लुब्रिकेशन पंप है। ये लुब्रिकेशन पंप से ये रेड कलर की जो लाइन निकली हुई है वो रिलीफ वाल्व में गई, रिलीफ वाल्व के बाद ये सेंट्रीफ्यूज में गई, सेंट्रीफ्यूज के बाद ये फिल्टर हाउसिंग में आई। फिल्टर हाउसिंग से एक ये बाईपास वाल्व लगा हुआ है जो क्रॉस में लगा हुआ है, और ये फिल्टर से क्लीन होकर के लुब्रिकेशन कूलर में गई। लुब्रिकेशन कूलर से तेल ठंडा होने के बाद रेगुलेटिंग वाल्व में पहुंचा, और रेगुलेटिंग वाल्व से सेट होने के बाद ये प्रेशर स्टेनर में गया, और स्टेनर के बाद ये जंक्शन बॉक्स यहाँ दिखाया हुआ है, और यहाँ से देखिए ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। एक लाइन OPS, एक लाइन गेज, एक लाइन वुडवर्ड गवर्नर, एक लाइन आपका लेफ्ट साइड सेकेंडरी हेडर, एक लाइन हमारा राइट साइड सेकेंडरी हेडर, एक लाइन हमारा टर्बो थ्रू फिल्टर टर्बो सुपरचार्जर में गया, और एक लाइन हमारी मेन हेडर में गई, और एक लाइन हमारी ऑयल सेल पे गई जो कि वाइब्रेशन डैम्पर दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और बकाया चीज़ें हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे।